मैं हमारे नए पड़ोसी चाचा चाचियों से अच्छी तरह परिचित हो गया जब से वे यहाँ आए। उनके घर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। एक दिन मैं आवाज का स्रोत जानने के लिए उत्सुकतावश उनके घर में घुस गया और अंदर मैंने देखा कि चाचा गुस्से में चाची को डांट रहे थे। मैं अंकल को रोकना चाहता था, लेकिन उसने चाची को धक्का देकर दूर कर दिया और कहा कि अगर तुम चाची को मुझसे दूर रखने के लिए आर्टिचोक रखोगे तो तुम्हें उनकी जगह कुछ करना होगा। अंकल की बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरा नाम आरती है और मेरी शादी को 5 महीने हो गए हैं। मेरे ससुराल के बगल वाला घर कई महीनों से खाली था। हाल ही में महेश नाम का 55 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी सीमा चाची वहां आए। सीमा चाची पंगु एक दिन हमारे नए पड़ोसी महेश चाचा अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए। तब मेरे पति राजेश भी घर में थे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें चांस्था के लिए बुलाया। वे चांस्था खाकर चले गए और राजेश मुझ पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें अनजान लोगों को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी, फिर भी वे तो हमें ठीक से जानते भी नहीं। मैंने कहा, अब वे अजनबी नहीं हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं। राजेश, मुझे वास्तव में समझ नहीं आया क्योंकि वह पूरे दिन कार्यालय में रहता है, इसलिए शायद वह पड़ोसियों की ज़रूरतों को नहीं समझता है। अगले दिन सुबह मैंने राजेश को ऑफिस भेज दिया और मैं महेश अंकल के घर गई। अंकल ने खुद चनास्ता बनाया था। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। चाचा बोले, ऐसे क्यों देख रही हो? सीमा अपंग है, इसलिए मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। अब मुझे इन कामों की आदत हो गई है। बातचीत के दौरान अंकल ने मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। मुझे पता चला कि मेरी शादी को 5 महीने हो चुके हैं और मैंने प्रेम विवाह किया है, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया और राजेश ने भी पिछले 6 महीने से मुझसे ठीक से बात नहीं की। महेश अंकल मुझे अपने बच्चे के रूप में देखते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। मेरे माता पिता की याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू देखकर महेश अंकल मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले लगाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें अपने माता पिता समझो। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमेशा हमसे मदद मांग सकते हैं, चाहे वह आपकी समस्या हो या नहीं। मैं आपके पिता की जगह हूँ। तो दूध की तरह जो आपके घर आता है, आप अपने माता पिता के पास जाने की उम्मीद करते हैं। चाचा की बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन शब्दों के पीछे कोई हास्य भी हो सकता है। दिन बीत रहे थे। एक रात मैंने मिठाइयाँ बनाई और उन मिठाइयों को लेकर चाचा के घर गया। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने सीमा चाची के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुझे चिंता होने लगी कि शायद चाची अपनी व्हीलचेयर से गिर गई हैं। मैंने तुरंत उनके घर की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद चाचा ने दरवाज़ा खोला और चाची की तलाश की। उस वक्त अंकल का मूड बहुत खराब था। मैंने आंटी को नज़रअंदाज किया और आंटी के कमरे में गया तो देखा कि आंटी बिस्तर पर बैठी रो रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि आंटी, आप क्यों रो रही हैं? क्या अंकल ने आपके साथ कोई गलत हरकत की थी? आंटी ने कुछ नहीं कहा। मैंने बाहर आकर अंकल से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं अंकल? आंटी, क्या आपने उनसे कुछ कहा? अंकल गुस्सा हो गए और बोले कि मैं उन्हें क्या बताऊं? इतने साल हो गए, वो मुझे बच्चे का सुख नहीं दे सके और अब वह दावा करता है कि वह बीमार है और मेरी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मैं अभी भी जवान हूँ, मैं केवल 55 साल का हूँ। मैं घर का सारा काम करता हूँ, कम से कम मेरी पत्नी तो मुझे खुश रख सकती है। ये कहते हुए अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, आरती, तुम समझ गई होगी कि मेरा मतलब क्या है। अंकल का लुक बदल रहा था, उनकी आंखें कुरूप वासना से भरी हुई थी। मैंने जल्दी से उन्हें मिठाई का डिब्बा दिया और बाहर आ गई। राजेश ने मुझे महेश अंकल के घर से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए जब मैं घर आई तो राजेश मुझसे नाराज था।
आमतौर पर मैं राजेश के सवालों का तुरंत जवाब दे देती थी, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि फिर वही बात सामने आ जाती। इसलिए मैं पड़ोसी महेश चाचा चाची के घर गया। मैं अपने माता पिता को देखता था, इसलिए उनके प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या वे वास्तव में मुझे एक बच्चे के रूप में देखते थे। कुछ दिन बाद दोपहर में मैं बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा था। अचानक मुझे महेश अंकल के घर से फिर से वो अजीब आवाजें सुनाई दी। अंकल अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, इसलिए उनका पागलपन चाची को नुकसान पहुंचा रहा था। मैं चाची का दर्द सहन नहीं कर सका। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार मैंने अपने चाचा का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो बहुत गुस्से में थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। मैं आंटी की हालत को लेकर बहुत चिंतित था। मैं आंटी के कमरे में गया। मैंने देखा कि आंटी व्हीलचेयर से गिरी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आंटी, कुछ देर पहले यहाँ क्या हो रहा है? आप ये अजीब सी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी? क्या आप ठीक हैं? आंटी धीरे से बोली, आरती मैं तुम्हें क्या बताऊं, भगवान ने मुझे इस हालत में डाल दिया है, लेकिन तुम्हारे अंकल अभी भी स्वस्थ हैं। उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, लेकिन इस उम्र में मेरे लिए सब कुछ संभव नहीं है। मेरी लंगड़ाहट मुझे सामान्य रूप से चलने की अनुमति नहीं देती है। मैं तुम्हारे अंकल को कैसे खुश रख सकता हूँ? कोई उन्हें मना नहीं सकता। मैंने कहा, आंटी मैं अंकल से बात करूँगा, लेकिन आंटी ने कहा कि तुम्हारे अंकल मेरी बात नहीं मानेंगे, तुम उनसे बात मत करो। आंटी ने मुझे अंकल से बात करने से मना किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और चाचा से बात करने का फैसला किया। चाचा घर में बैठे थे। मैंने उन्हें देखा और वह पानी लाने के लिए रसोई में जाना चाहते थे। मैंने कहा कि चाचा, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। चाचा कहते हैं, आरती बात करेगी, लेकिन तुम पहले बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। चाचा दिखावा कर रहे थे कि वह कितने विनम्र हैं, लेकिन मैं समझ गया कि वह इतनी उम्र के बावजूद भी एक युवा चेहरा दिखा सकते हैं। मैंने चाचा का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और कहा कि चाचा, आप इस उम्र में क्या कर रहे हैं? आप मेरे माता पिता जैसे हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। हमारे घर के पास नए चाचा चाची आए हैं और उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। वे कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और तभी से चाचा के घर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगीं। एक दिन मैं उन आवाज़ों का रहस्य जानने के लिए चाचा के घर गया। अंदर आते ही मैंने देखा कि चाचा अपनी पुरानी पत्नी पर गुस्सा कर रहे थे। चाची के घर से चले जाने के बाद मैंने चाचा को चाची से अलग कर दिया। चाचा ने कहा कि अगर तुम चाची को मुझसे दूर करना चाहते हो तो अब तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। इतना कहकर अंकल ने मुझे कहानी सुनाने के लिए स्वागत किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मेरी शादी को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरे बगल वाला कमरा कई महीनों से खाली था। हाल ही में एक 55 साल का आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां रह रहा है। चाचा का नाम महेश है और चाची का नाम सीमा है। सीमा चाची विकलांग हैं। एक दिन हमारे नए पड़ोसी चाचा और चाची हमारे घर आए। मेरे पति भी घर पर थे। मैंने मुस्कुराया और उन्हें चनास्था के लिए घर बुलाया। वे चनास्था खाने के बाद चले गए। फिर राजेश मुझ पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी अजनबियों को घर बुलाने की? मैंने कहा, वे अब अजनबी नहीं रहे, अब हमारे पड़ोसी हैं। राजेश को समझाना थोड़ा मुश्किल था, वह पूरे दिन ऑफिस में रहते थे, इसलिए उन्हें पड़ोसियों की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मुझे राजेश की कोई परवाह नहीं थी। फिर अगले दिन महेश अंकल ने मुझे अपने घर चनास्ता के लिए बुलाया। सुबह राजेश को ऑफिस भेज दो। मैं उनके घर गई। महेश अंकल रसोई से चनास्ता ले आए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो महेश अंकल ने कहा कि हैरान मत हो,
मेरी पत्नी विकलांग है, इसलिए मुझे घर का काम करना पड़ता है। अब मुझे इन कामों की आदत हो गई है। बातचीत के दौरान महेश अंकल को मेरी पूरी कहानी पता चल गई। दरअसल मेरी शादी को 5 महीने हो गए हैं। मैंने प्रेम विवाह किया था, इसलिए पिछले 6 महीने से मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मेरे पति भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। उस दिन मुझे पता चला। हमारे पड़ोसी, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, वे मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। जैसे ही मुझे अपने माता पिता की याद आई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें पिछले 5 महीनों से नहीं देखा है और न ही उनसे बात की है। मेरी आंखों में आंसू देखकर महेश अंकल मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। सोचो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुश्किल वक्त में मदद के लिए हमारे पास आ सकती हो सकता है हम तुम्हें न ढूंढ पाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के घर आ जाऊंगी। दामाद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं, दामाद की रात ऐसे ही कटती है। मैं लड़की के घर आने का फैसला जरूर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने माता पिता के घर जाएं। महेश अंकल ने अपनी मीठी बातों से मुझे अंदर ले लिया, लेकिन मुझे उनकी मीठी बातों के पीछे कोई बुरी मंशा समझ नहीं आई। नए पड़ोसियों के आने के बाद कुछ दिन बीत गए और फिर एक रात मैंने मिठाई बनाई। मैं वह मिठाई देने के लिए महेश अंकल के घर गया और जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने अंदर से सीमा चाची के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि शायद चाची अपनी व्हीलचेयर से गिर गई हैं। मैंने जल्दी से उनके घर की घंटी बजाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आंटी ने दरवाज़ा खोला। मैं जल्दी से आंटी के बारे में पूछने लगा तो अंकल गुस्से में थे। मैं घर गया और आंटी को देखा। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा कि वह क्यों रो रही हैं, लेकिन आंटी कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि चाचा शायद उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मैं घर से निकल गया। मैंने चाचा से पूछा कि चाची क्यों रो रही है, क्या आपने उनसे कुछ कहा? महेश चाचा ने कहा कि मैं उनसे क्या कहूँ, इतने साल हो गए। वह मुझे पिता बनने का सुख दे सकती थी और अब वह मुझे कुछ भी बताने में दोषी महसूस करती है, जो इसकी इजाज़त नहीं देती। मेरी उम्र इतनी नहीं है, फिर भी मैं आप जैसे युवाओं जितनी ही उम्र का हूँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ, कम से कम अपने पति को खुश रखने के लिए यह उनका काम है। तभी महेश अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, आरती, तुम समझी मेरा मतलब क्या है? बात करते समय अंकल ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अचानक अंकल का नजरिया बदल गया। धीरे धीरे उनका हाथ मेरे हाथ से हट गया। अचानक मैंने राजेश की कार की आवाज़ सुनी। मैं अंकल के हाथ में मिठाई लेकर बाहर निकली। राजेश ने मुझे महेश अंकल के घर से निकलते हुए देखा। जब मैं घर आई तो उसने मुझे गुस्से से देखा। जब राजेश ने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा तो मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन उस दिन मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वह बार बार यही कहता रहा कि मैं पड़ोसी के घर क्यों गई थी। उन पड़ोसियों के बीच मैं अपने माता पिता को देख सकता था। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता था कि क्या वे वास्तव में मेरे माता पिता थे। अगले 4 दिनों तक बगीचे में पौधों को पानी देते समय मुझे महेश अंकल के घर से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। उस दिन भी चाची की चीखों की अजीब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हालांकि चाचा की उम्र 55 साल थी, लेकिन उनके अंदर जवानी की चाहत थी। मैं समझ गया कि चाची को दर्द हो रहा है। मैं चाची में अपनी माँ को देखता था। मेरे मन में माँ के लिए सबसे ज्यादा प्यार था और अब वह प्यार चाची में आ रहा था। मैं चाची के अजीब शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। मैंने खुद कई बार कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं अंकल के घर के दरवाजे तक पहुंच ही गया।
उस दिन अंकल मुझसे बहुत नाराज थे, उनकी आंखें लाल थीं, मैं आंटी के लिए बहुत चिंतित था। तो मैं उनके कमरे में गया और अंदर जाकर देखा कि आंटी व्हीलचेयर से हट रही हैं। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या हो रहा है? कुछ देर पहले मैंने आपको अजीब सी आवाजें निकालते हुए सुना, क्या आप ठीक हैं? आंटी कहती है, आरती मैं तुम्हें क्या बताऊं, भगवान ने मुझे इतना मजबूर बना दिया, लेकिन तुम्हारी आंटी इस उम्र में भी अभी भी बीमार है। उनकी कई इच्छाएं हैं जो उन्हें खुश रख सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें इस उम्र में संभव नहीं है। मेरी विकलांगता मुझे ठीक से चलने भी नहीं देती, फिर मैं अंकल को कैसे खुश रखूंगा? अंकल को कौन समझाएगा? मैंने आंटी से कहा, मैं अंकल से बात करूंगा। आंटी ने कहा, तुम्हारे अंकल को किसी भी भाषा में समझाया नहीं जा सकता, आप उनसे बात मत करो। आंटी ने मुझे अंकल को समझाने के लिए मना लिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अंकल से बात करने का फैसला किया। अंकल बाहर बैठे थे, मुझे देखकर वह रसोई से पानी लेने चले गए तो मैंने कहा, अंकल मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। अंकल ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है और बातचीत जारी रही। पहले बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अंकल ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्हें मेरे लिए कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन मैं शब्दों के बीच बीच में ध्यान दे रही थी। उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चाहत थी। अंकल पानी लेकर आए। मैंने कहा कि आप आंटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वह बूढ़ी है और आपको इस उम्र में उन्हें अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें आपको उन्हें पूरा करने देना होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में उम्र का साधा आ जाती है। तुम्हें अपनी इच्छाएं सीमित करनी होंगी। तभी चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम मेरी चाची को क्या समझाओगे? तुम खुद जानती हो कि तुम राजेश के साथ अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती और तुम्हारी उम्र भी चाची जितनी नहीं है। ये बोलकर अंकल मुझे करीब लाए। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। मैंने कहा, अंकल, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतना गिर जाओगे। आप मुझे ऐसे देख सकते हैं, आंटी के साथ अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी या आंटी नहीं हूं कि आप मुझ पर ये बातें करें। तभी अंकल ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि अंकल की नज़रें बदल गई हैं। तभी अंकल ने कहा, आरती, मैं तुम्हें चाची की तरह नहीं देखना चाहता। मुझे आपसे वह सब कुछ की उम्मीद थी जो मेरी चाची मुझे नहीं दे सकी। आप मेरे हाथ में हाथ डालकर मुझे देखें, मैं अभी आपको देख रही हूँ। आप मेरा हाथ हटा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अंत में आप मुझे स्वीकार कर लेंगे। तुम्हें पता है राजेश के साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अंकल की बातें सुनकर मैं डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। फिर अंकल ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे शांत करने लगे। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा कि चिल्लाओ मत, मैं बस तुम्हें थोड़ा छूना चाहता हूँ। क्या तुम अंकल की तरफ देखोगी और थोड़ा मुस्कुराओगी? मैं समझ गया कि अंकल अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। मैं उन्हें धक्का देकर जल्दी से भाग गई और फिर घर वापस आ गई। मैं राजेश को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी नहीं बता पाई। अगले कुछ दिनों तक मेरी अंकल से बात नहीं हुई। जब राजेश घर पर रहता था तो चाचा हमारे घर नहीं आते थे, लेकिन जब राजेश घर से चला गया तो चाचा मेरे घर आए और अपना अजीब व्यवहार जारी रखा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं गर्भवती थी। मैं चाची को यह खबर बताना चाहती थी, लेकिन चाचा के अजीब व्यवहार से मुझे डर लगने लगा और मैं ये खबर अपने माता पिता को नहीं दे सकी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसे ये खबर बताई, लेकिन चाचा ने ये बातचीत सुन ली और अगले दिन चाचा और चाची मेरे घर आए और मिठाई लेकर आए।
फिर अंकल ने मुझे बताया कि कल जब तुम बगीचे में घूम रहे थे तो मैंने तुम्हारी फ़ोन पर बातचीत सुनी थी। तब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंकल के अजीब व्यवहार के बारे में आंटी को बता सकूं। आंटी अपने रिश्ते को लेकर दुखी थी लेकिन फिर भी मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सका। अंकल दोबारा मुझसे बात करने आए। ऐसे ही एक दिन मैं आंटी से मीठी मीठी बातें कर रहा था तो अंकल मेरे घर आए और मुझे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश करने लगे। मैंने तुरंत अपने आप को उनसे छुड़ा लिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम नहीं समझती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? फिर मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया लेकिन उस रात अंकल वापस आए और मुझे फिर से परेशान करने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है लेकिन अंकल की बातें मुझे गलत लगीं। लेकिन उसके व्यवहार ने मुझे और भी डरा दिया। उसने मुझसे मजाक किया, तुम्हें पता है कि इस समय पति पत्नी के बीच कितना प्यार है? फिर अंकल ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर राजेश तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बातें सुनकर मैं डर गया। राजेश चाचा घर आए और मुझसे बोले कि कुछ समय के लिए अपनी माँ के घर से किसी को बुला लाओ या नौकर ले आओ। चूंकि मुझे राजेश के सुझाव के अनुसार कुछ समय के लिए बाहर जाना था, इसलिए मैंने एक नौकर के बारे में भी सोचा लेकिन बाद में मैं उसे नहीं लाया। राजेश के जाने के बाद चाचा घर आए और मुझे परेशान करने लगे। फिर एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अंकल को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे एहसास हुआ कि अंकल मेरे बारे में अजीब बातें सोच रहे थे। आखिरकार मैं अस्पताल पहुंची और मेरी आंख खुली तो राजेश की जगह उनका दोस्त था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैंने कहा, महेश, अंकल की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी बातें सुनकर राजेश के दोस्त ने कहा, वह बदमाश तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने समय रहते आकर तुम्हें उससे बचा लिया। थोड़ी देर बाद राजेश अस्पताल पहुंच गया और उसने मुझे गले लगा लिया। तब राजेश बोला, आरती, अगर मैं घर में हिडन कैमरा नहीं लगाता तो शायद मैं हिडन कैमरे के बारे में सुनकर अपनी पत्नी और संपत्ति दोनों खो देता। मैंने राजेश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तब राजेश ने कहा कि घर छोड़ने से पहले मैंने घर के हर कोने में गुप्त कैमरे लगा दिए थे क्योंकि मुझे तुम्हारे उस पड़ोसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आप महीनों तक अपने माता पिता से दूर रहे थे, इसलिए आप उनमें अपने माता पिता को देख सकते थे लेकिन आपको पता नहीं था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे और मैं तुम्हारे सामने ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए आखिरकार मैंने घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया जब वह बेवकूफ़ लड़का तुम्हारे साथ संबंध बना रहा था। अपनी गोद में वो दृश्य देखा। ये देखकर मैंने तुरंत अपने दोस्त को घर भेजा। मैंने विजय को घर की दूसरी चाबी के साथ छोड़ दिया। ठीक समय पर विजय आया और तुम्हें उस पक्षी से बचाया। महेश और सीमा दोनों धोखेबाज हैं। सीमा वास्तव में अपंग नहीं है, वे दोनों पेशेवर चोर हैं। आप उनकी मीठी बातों से मूर्ख बन गए। मैंने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वे चोरी करने में बहुत अच्छे थे, इसलिए वे हर काम बहुत सावधानी से कर रहे थे। आप उनकी मीठी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उस दिन मेरी इज्जत बच गई, मेरे पति की बुद्धि मात से, और हमारी संपत्ति भी बच गई। वे हमारे घर चोरी करने के उद्देश्य से आए थे। उनकी असली जगह जेल है। ये सच है कि लोग भावुक होते हैं लेकिन भावनाओं में बहकर घर में किसी को सब कुछ बता देना सही नहीं है। इस उम्र में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज के कलयुग में किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।